हेलो दोस्तों, एक महीना बचा है नीट प्रिपरेशन के लिए। रीनीट एग्जाम क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हैं, कौन से सर ने पेपर लीक किया, कौन से मैडम इन्वॉल्व थी। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इन सब चीजों से आप दूर रहिए। एग्जाम कंफर्म हो चुका है, एग्जाम कंफर्म्ड है, उसमें डेट्स आ चुके हैं, बाकी सारी प्रोसीजर चल रही है। तो आप इन चीजों से अपना ध्यान हटा लो। बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं पढ़ना, पेपर किसने फोड़ा था, फिर इसके इतने क्वेश्चंस हुए थे, अगली बार भी फूटेगा, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपियर करो एज इफ दिस इज द फ्रेश अटेम्प्ट। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं नहीं। नीट के लिए जो चेंजेस आने वाले थे उसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो इन सारी चीजों से दूर रहो और पढ़ने पे फोकस करो। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। तो ये री नीट के लिए कैसे आपका फोकस होना चाहिए या अप्रोच होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। भले ही एक महीना बाकी हो और ये रीनीट हो तो इससे कुछ बदल नहीं जाता। आपका जो थर्ड में वाला एग्जाम था उसके एक महीने पहले जो आप कर रहे थे, आपको वही फिर से करना है। ऐसा नहीं कि अब ये रीनीट है तो इसके लिए हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर का कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आप कर रहे थे बस उन चीजों को इस तरह फोकस करो कि 1 मंथ में आपके रिविजन्स पूरे हो जाने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करना है एनसीईआरटी। देखो, एक महीना हो, रीनीट हो, 10 बार रीनीट हो, 15 बार रीनीट हो, कितने भी बार एग्जाम हो जाए, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो आपका एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा था उसको अच्छे से फोकस करो। इसको जो हाई यील्ड चैप्टर्स है उसकी लिस्ट में आगे आपको बता दूंगा। जिन चैप्टर्स पे ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे लास्ट नीट में, वो टॉपिक्स जनरली एडवांस्ड बायोलॉजी के हैं या क्लिनिकल बायोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब फ्यूचर में उन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको जरूरी है, इसीलिए उन पे क्वेश्चंस आए थे। और अभी ऐसे ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस आने वाले, तो वो हाई यील्डिंग चैप्टर्स करेंगे। पीवाईक्यूज, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अभी भी पता चल गया होगा थर्ड में के एग्जाम में कि जो पीवाईक्यू के सेक्शंस थे उन्हीं सेक्शंस पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। रादर बहुत सारे पीवाईक्यूज भी थोड़े बहुत मॉडिफाइड वर्जन में रिपीट हुए थे। तो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज इन दोनों को निग्लेक्ट नहीं करना। जिस तरह आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, सेम वे में करते रहो। मिस्टेक एनालिसिस, प्रॉब्लम क्या होता है, हम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं, इसका ए आ गया, इसका बी, इसका सी, 3 क्वेश्चन सही आ गए, आप आगे जाते हो। भले ही आपने वो बी पे तुक्का मारा था, तो वो तुक्का क्यों सही आया था या क्वेश्चन क्यों गलत है, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो। एनालिसिस के बाद में उसके जो ऑप्शंस गलत है उसके बारे में भी अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो आप उस न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड लास्टली आपको रिवीजन करना है। देखो अभी क्या हो गया, एक महीना बाकी है, तो बहुत सारे क्लासेस है, इस क्लास ने ये नोट्स भेजे, उस क्लास ने फ्री में कोर्स दिया, उस क्लास का, इन किसी के चक्कर में मत पड़ो। आपने जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, कोई नए रिसोर्स से डेटा मत लो। नहीं तो बहुत सारे क्लासेस बोलेंगे कि हमने पेपर फोड़ा था, हमारे इसमें से क्वेश्चंस आए थे, आप ये पढ़ो। बिल्कुल ध्यान देना नहीं है, जितना पढ़ा था उसी का रिवीजन करना है, कोई नए रिसोर्सेस पे काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रैंडम यूट्यूब हॉपिंग। क्या हो रहा है आजकल, बच्चे ना सिर्फ यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं कि अब ये पेपर फूटा था, अगले पेपर में क्या आएगा। फिर बच्चे पूछते हैं रीनीट के पेपर में क्या क्वेश्चन ज्यादा कॉमन होंगे। रीनीट, अरे भाई छोड़ दो ना, यूट्यूब क्यों देख रहे हो, पढ़ो, पढ़ने का टाइम है आपका। जो बच्चा अब एक महीना पढ़ेगा उसका रिजल्ट आएगा, और जो यूट्यूब खेलते बैठेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं मैंने कि सिर्फ वो मोटिवेशन पे जा रहे हैं। अभी मोटिवेशन दे दो बच्चों को, मोटिवेशन दे दो, डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, अरे नहीं होगी हार, तुम पढ़ो ना। बिना पढ़े वही देखते बैठ रहे यूट्यूब पे, टाइम जाया कर रहे हो, पक्का हार होगी और तुम्हारी नौका बीच में डूबेगी। पढ़ने पे ध्यान दो, यूट्यूब पे अननेसेसरी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, बहुत सारे बुक्स पे ध्यान नहीं देना है, एनसीईआरटी और कोई आपका एक रेफरेंस बुक जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व करते थे वो वाला। दूसरे की स्टडी से कंपेयर मत करो। प्रॉब्लम क्या हुआ है, रीनीट में कुछ बच्चे जो रिपीट करने वाले थे पहले से, जिनके पहले से मार्क्स कम थे, वो बेचारे फ्लो में थे, वो पढ़ रहे थे, आपने 8-10 दिन का गैप ले लिया तो आप उनके पीछे हो। तो आप उनसे कंपेयर मत करो, आपके कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, आप अपने स्टडी पे फोकस करो। कंपैरिजन मार्क्स में करो ना। आपका अगर नीट का पेपर हुआ है, आपने कोई फुल सिलेबस टेस्ट दिया है, तो उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में कंपैरिजन करो, बट स्टडी के बारे में कंपैरिजन मत करो। इसने इतना किया, उसने इतना किया, इस पे ध्यान मत दो। पैनिक नहीं होना। देखो रीनीट हुआ है इसका मतलब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं
कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने वैसा किया, ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई ठीक है ना, हो गया। और अगर रीनीट नहीं होता तो आपका बहुत बड़ा नुकसान था। क्यों नुकसान था? क्योंकि जिन बच्चों के पास पेपर थे, आपको ये तो पता चल गया कि बहुत बड़े क्लास के 10, 20, 50 हजार बच्चों के पास ये पेपर 1 महीना पहले से था या 10 दिन पहले से था, तो इसका मतलब उनको ये सब आता था, वो सब आपके आगे थे ना। तो इट्स वेरी गुड कि गवर्नमेंट ने या एनटीए ने रीनीट करवाया है, ये आपके हित में है और आपको चांस दिया है। एटलीस्ट इस नीट में तो फिर से कोई माल प्रैक्टिस होने के चांसेस कम है ना, तो ये फेयर एग्जाम होगी। दिस इज गुड फॉर यू। और इन क्रिएटर से भी दूर रहो जो क्या कर रहे हैं अभी, चलो हम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द नीट, बच्चों को लेके जाएंगे रास्ते पे। अरे नको जाओ यार, मत जाओ, हो गया अभी, हो गया। अभी पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत था, या एनटीए ने जो खबरदारी लेनी चाहिए थी पेपर लीक से रिलेटेड, वो गलतियां थी, सुधारेंगे उनके लेवल पे। मैं भी उनके इन सारी चीजों को कंडेम करता हूं, मैं भी इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन हम उस पे बात नहीं कर सकते ना। अभी हमें पढ़ना है, हम ये चीजें छोड़ देंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब छोड़ के ओवर थिंकिंग मत करो, क्या हुआ क्या नहीं इस पे ध्यान मत दो, प्योरली आपके नीट पे फोकस करो, ठीक है। नाउ व्हाट आर द हाई यील्डिंग टॉपिक्स? ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हर साल की तरह है, ऐसा नहीं कि इस नीट में क्वेश्चंस आए थे। ये हर बार जिन टॉपिक्स पे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ बॉटनी के टॉपिक्स है, कुछ जूलॉजी के टॉपिक्स है, इन पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है, बस ये आपको ब्रीफली बता रहा हूं मैं। तो बॉटनी के क्लास 11 के प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विथ 3 इंक्लूडेड फैमिलीज, नए फैमिली जो ऐड हुए उनको भी करना है आपको। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, आते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर्स, फिर वो इनहेरिटेंस हो, मॉलिक्यूलर बेसिस हो या फिर एवोल्यूशन हो। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली इनमें से लास्ट के 2 टॉपिक्स आपको भी पता है, सिंपल है, जिन पे ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख के, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स देख के छोड़ देना उसको। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, 7-6-7 टॉपिक्स है, रादर ये आपको अभी ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। कुछ क्वेश्चंस या कुछ की कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, उससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स है, या बाकी चैप्टर्स है जिनमें थोड़ा बहुत इश्यूज है, तो वो थोड़े बहुत आप देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स, हाँ बायोमोलिक्यूल्स पे ज्यादा क्वेश्चंस थे, छोटा सा चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में, इसको पूरा अच्छे से स्लोली पढ़ लेना एक बार। एनिमल किंगडम, एग्जांपल्स, इस एग्जाम में भी आपको एग्जांपल्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लो भाई, उनके कॉमन नेम्स, उनके साइंटिफिक नेम। बच्चों ने साइंटिफिक नेम याद किए थे, कॉमन नेम भूल गए थे, डोंट डू दैट। 12th के कौन से चैप्टर्स हैं जूलॉजी से रिलेटेड? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक सिंपल है, हम इनको निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनके रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखना है अच्छे से। मॉलिक्यूलर बेसिस, वो अपना जो जेनेटिक्स वाला है उसका जूलॉजी पार्ट, दैट इज डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह इसमें आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एवोल्यूशन का चैप्टर, और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, राइट। अपने को पता है इनका रिवीजन कैसे करना है। नाउ हाउ टू स्टडी बायोलॉजी इन 1 मंथ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जिन बच्चों ने पहले बहुत बायोलॉजी पढ़ा था, या लास्ट नीट में जिनके 340 350 आ रहे थे, वो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बट जिन बच्चों को 250 to 300 आ रहे थे, जिनको बहुत अच्छा स्कोप है मार्क्स बढ़ाने का, ये उनके लिए है। जिन्होंने 250 300 मार्क्स लाए थे ना, उनके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक से गए थे, तो सिली मिस्टेक्स कम करो, आपके मार्क्स बूम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। तो क्या क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है स्लोली। देखो ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो तो फटाफट ऐसे करना, नहीं, चैप्टर उठाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट किए थे उनको स्लोली पढ़ो, समझ के। मैन्युअल कोई भी काम करना है ऐसे मशीन के जैसा नहीं करना है, धीरे धीरे समझ के पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो जो आपने अंडरलाइन किए हैं, या फिर अगर आपको कोई चैप्टर लगता है नहीं बॉस इसको पूरा पढ़ना चाहिए, गो लाइन बाय लाइन। हाईलाइट इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपने की थी पहले, उनको देख के फिर से हाईलाइट करो या फिर वो पढ़ो। मेक शॉर्ट नोट्स। देखो फ्लो चार्ट्स या वो जो आपने बनाए हैं, ये इसके बारे में, वो जो बनाए थे ना आपने, उनको फिर से एक बार पढ़ लो। फिर आते हैं आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। भैया एमसीक्यूज को अभी भी निगलेक्ट मत करो, एमसीक्यूज आपके प्रिसीजन को बढ़ाते हैं। आप जितने एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे आपका प्रिसीजन बढ़ता है हर एक पॉइंट को लेके, ताकि आपके फाइनल नीट में आपको टाइम मिले या आपका टाइम बचे। और मिस्टेक्स एनालाइज करो। मैं तो ये कहूंगा रीनीट के लिए ना मिस्टेक्स कम से कम करो, आपका स्कोर 50 से 100 मार्क बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ेगा।
आपने आपका पेपर देखा होगा, घर आने के बाद अरे यार ये मेरे को आ रहा था, अरे यार ये ऐसा, तो ये जो अरे यार था आपका, वो था जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स कम करने के लिए मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, उसे एनालाइज करो और मिनिमाइज करने की कोशिश करो। नाउ ये थोड़ा टाइम है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी रीडिंग ये तो केमिस्ट्री और बायो दोनों मिलके आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ो। एमसीक्यू प्रैक्टिस 3 घंटे दोनों मिलके, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और नहीं बायो और केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। रिवीजन 2 घंटे करो, पीवाईक्यू एनालिसिस डेली 1 आवर, और जो वीक टॉपिक है उसका रिवीजन। 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में आपके क्लास के फुल टेस्ट चल रहे होंगे, साथ में आपके कुछ यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, जो भी टेस्ट चल रहे हैं आपको, उनके अलावा कुछ एक 5-6 घंटे बायोलॉजी को निकालने की कोशिश करो। बचे हुए 5-6 घंटे और 5, देखो भैया 12 से 15 घंटे तो पढ़ना है आपको, तो 5-5 घंटे हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम देना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। और एक बात समझो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि यार मुझे ना नीट में बायोलॉजी 340 आए थे, केमिस्ट्री में 150 थे और फिजिक्स में 50-60 थे, तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, बायो नहीं करूंगा। ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। आप जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, वो जो सब्जेक्ट आपको 340 लेके आया था ना, 500-550 स्कोर आपका जा रहा था, बायो की वजह से था, वो नीचे आ गया, फिजिक्स को आउट ऑफ भी मिले आपको, तो भी वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। बायोलॉजी के मार्क्स ज्यादा हैं, बायो को इग्नोर नहीं करना है। भले ही आपको इस नीट में आए थे मार्क्स, वो इसलिए आए थे आप लास्ट डे तक रिवाइज कर रहे थे, अब आपके रिवीजन की जरूरत है बॉस। नेक्स्ट एनसीईआरटी डायग्राम्स, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा इस बार तो नहीं आए थे, लेकिन रीनीट में आ सकते हैं, राइट। एनसीईआरटी के टेबल, चलो टेबल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली वो हर बार आते हैं, तो इस बार भी पीवाईक्यूज थोड़े बहुत देख लो। असर्शन रीजनिंग, हाँ नीट 2026 का जो पहला फेज था जो लीक हुआ, उसमें असर्शन रीजनिंग नहीं थे, तो इसमें असर्शन रीजंस एक्सपेक्ट करके चलो। मैं नहीं कह रहा हूं आएंगे, मेरे पास लीक पेपर है नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देकर चलो। मैच द फॉलोइंग मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आपको अभी भी पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज आपको जिस भी किताब से मिलेंगे ना, प्लीज वो पढ़ लो, जितने भी किताब से आपके पास। फॉर एग्जांपल मेरे को, मैंने बोल रहा कि वही किताब पढ़ो, एमटीजी हो, सिंगेज हो, जो कोई आपके पास क्लास के नोट्स हो, मॉड्यूल्स हो, जहां जहां एमसीक्यूज है जो स्टेटमेंट बेस्ड है, उठाओ और सॉल्व करो, उठाओ सॉल्व करो, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, राइट। क्या अवॉइड करना है आपको, पहला तो बहुत सारी किताबें मत पढ़ो, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। दूसरा, इग्नोरिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की इग्नोर मत करो भाई। बहुत सारे बच्चे आज एनसीईआरटी बेच दिए हैं, कुछ बच्चों ने। नीट का पेपर हुआ, 600 मार्क्स आ रहे थे मेरे को बायो में, मतलब मेरे को एमबीबीएस मिल रहा था या बीएमएस मिल रहा था, मैंने किताबें बेच दी सर। अरे भाई साहब, जिसको दी है उससे जाके वापस लेके आओ। एनसीईआरटी जैसी स्टैंडर्ड किताब को इग्नोर नहीं करना है, राइट। नॉट रिवाइजिंग मिस्टेक्स, ये मिस्टेक मत करो, रिवाइज करो, मिस्टेक्स को देखो अच्छे से। एमसीक्यूज विदाउट एनालिसिस, एमसीक्यू के तुक्के मार के आगे मत दौड़ो भाई। अगर आपका आंसर लॉजिकली सही है तो ठीक है, अगर उसका लॉजिक गलत आया है तो जाओ आंसर की सॉल्यूशन में देखो क्या गड़बड़ थी आपकी, क्यों गलत था। स्टडिंग रैंडमली विदाउट प्लानिंग, ऐसे भी मत करो। यू मस्ट हैव अ प्लान कि मेरे को 4 दिन में ये करना है, 3 दिन में ये करना है, तो अकॉर्डिंग टू प्लान प्लीज जाने की कोशिश करो। वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, ये सबसे बुरी बात है यार। बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशनल देख रहे। पापा मैं डिप्रेस हो गया, मम्मी मैं डिप्रेस हो गई, मेरे को वीडियोस देखने दो, वीडियोस। अरे मोटिवेशनल वीडियोस से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन 15 मिनट का मिलेगा। मोटिवेशन के बाद अगर पढ़ते हैं तो उससे इफेक्ट आएगा। मोटिवेशन से क्या रिजल्ट आने वाला है आपका। मोटिवेशनल वीडियोस में ज्यादा मत जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन अलोन। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आएगा। और ये रीनीट है, इसका मतलब ये 5 एग्जाम नहीं है, ये वही नीट जैसी एग्जाम है भाई। उसी शिद्दत से पढ़ो, उतनी सीरियसनेस से पढ़ो प्लीज। मैसेज क्या होगा मेरी तरफ से, एक तो पैनिक नहीं करना, सबसे बुरी चीज है, इससे रिजल्ट डाउन होगा। कंपेयर नहीं करना बिल्कुल किसी के साथ में। 1 महीना बहुत है, जिसको बायोलॉजी में 200-220 आए थे ना, 1 महीने वो 340 प्लस जा सकता है आराम से, सिर्फ बायोलॉजी में ही। आधा 5 घंटे डेली पढ़ के आप वहां तक जा सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ यार एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आता। 1 महीने में मैं खुद अगर फ्रेश मेरे को कोई एनसीईआरटी दे दे तो मैं 5-6 बार तो अभी रिवाइज कर लूं, तो आप तो कर ही सकते हो, आपके इतने ज्यादा रिवीजन हो चुके हैं। तो 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन। और ये तुमको ही 1 मंथ नहीं मिला है ना, ये सबको मिला है ना, सबको 1 महीना मिला है, तो आप उनके साथ में खड़े रहो।
पढ़ो, उनसे आगे निकलो, राइट। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट मैटर्स, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा चेंज करो हर दिन, जो टॉपिक्स वीक है उसमें आप प्रिपेयर करते जाओ, अच्छे बनते जाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, मेरे को बहुत लग रहा मैं आज रीनीट में छोड़ दूंगा, और कल बोल रहे नहीं यार रीनीट से ना मैं बर्बाद हो गया, फिर परसों नहीं मैं बहुत पढ़ूंगा, फिर बोलते यार रीनीट ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो एम सर ने ऐसा करना नहीं चाहिए था। अरे भाई सब गया पानी में, तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी लाओ, राइट। काम माइंड परफॉर्म्स बेटर इन एग्जाम्स, और ये आपने देख लिया है लास्ट नीट में जो आपने गड़बड़ की थी। क्या गड़बड़ की थी? आप पैनिक हो गए थे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत टाइम लगाया था। ये जो भी मिस्टेक्स लास्ट मीट में की थी वो अभी नहीं करना है आपने, राइट। योर रैंक कैन चेंज इन 30 डेज, भाई साहब 30 दिन में रैंक बदलता है, बदलता है, जरूर बदलता है। फोकस करो एनसीईआरटी पे, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डरना नहीं है, ओवर थिंकिंग करना नहीं, नेगेटिविटी से दूर रहो, खुद पे भरोसा रखो। रीनीट भगवान ने दिया हुआ चांस है आपको, यूटिलाइज दैट प्रॉपरली, नहीं तो ऐसा होगा यार मैंने रीनीट में पढ़ना चाहिए था, ये आप अभी बोलते हो ना मैंने नीट के टाइम पढ़ना चाहिए था, तो ऐसे मत करो। जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को अच्छे से देखो। और एक चीज करो, इस टाइम पे जो बायोलॉजी है जब आप सॉल्व करेंगे उसको 1 घंटे के ऊपर बच जाने तो। बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया था लास्ट टाइम, उनको टाइम नहीं मिला था, इस बार आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा है, अच्छी बात है, उससे आपका फायदा होना चाहिए। दूसरी चीज, जो बायोलॉजी को 1-1.25 घंटा लगा था, जस्ट उसे कम करने की कोशिश करो। अच्छा कम कैसे करेंगे आप? क्या करना, स्पेसिफिकली जो पहले बायो का टाइम टेबल था आपका, जो शेड्यूल था पेपर सॉल्विंग का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, जो सिंपल है वन लाइनर्स वो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बड़े क्वेश्चंस को स्टार करके साइड में रखो, बाद में आना उन क्वेश्चन के पास में, तो ताकि आप एक 20-25 मिनट में पूरे 90 में से 60 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके 25 मिनट में। फिर अगर आपको 2-2 मिनट देके करना है उन क्वेश्चंस को करो, या फिर आप सीधा जंप करके केमिस्ट्री फिजिक्स करके फिर यहाँ आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी तुमको बनानी है, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग है पेपर सॉल्विंग में, लेकिन ये गलती नहीं करना लास्ट टाइम फिजिक्स में टाइम बचा नहीं था सर मैं अभी फिजिक्स इस्तेमाल करूं, डोंट डू दैट। और ये 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो बोनस ही रखो, ऐसे मत करो। उन 15 मिनट को तुम्हारे इस टाइम टेबल में मत घुसाओ, टाइम टेबल 3 घंटे का बनाओ पेपर सॉल्व करने का, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसे स्मार्टली यूटिलाइज करो, राइट। तो अभी इतना जो कुछ मैंने बताया, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी। इसमें आप आपके मार्क्स और रैंक अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रखो, ऐसे मान के चलो कि पहली बार अपना नीट का एग्जाम हो रहा है, कुछ री नीट नहीं है, कुछ नहीं हुआ, हम अच्छे से पढ़ रहे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी दिमाग से निकाल दो कि एक बार पेपर लीक हुआ था हर बार होगा, ऐसा नहीं होता। उल्टा इस साल अच्छे चांसेस है कि पेपर अब लीक नहीं होने देंगे, वो खुद सोचेंगे अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम रहो, फोकस्ड रहो, खुद पे भरोसा रखो और हमारी मेंटोरिंग पे भरोसा रखो। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।